4 बजे क्लास होगी। तो कल केमिस्ट्री वालों के लिए मतलब जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो अपलोड हुए, कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, वो 1 घंटे के लिए आपकी जो प्रैक्टिस सेशन है उसमें हमारे पास ग्रुप्स में लोग डिवाइड होंगे, ठीक है। और ग्रुप्स में डिवाइड करके फिर हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे उसमें कि हमारे पास कौन से क्वेश्चंस किससे रिलेटेड है, और फिर टीचर आपसे एक एक करके डिस्कस करेगा, यानी कि एक एक करके नहीं, ग्रुप में आप सॉल्व करेंगे और टीचर आपसे एमसीक्यूज लेगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, उसकी वजह क्या है। तो ग्रुप में सॉल्व करेंगे ताकि एक दूसरे से डिस्कस करके जो करेक्ट ऑप्शन हो और वो क्यों है, ठीक है, उसकी वजह भी पता चलनी चाहिए और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। तो कल हमारे पास जो 1 घंटे की 4 साढ़े 4 से 5:30 वाली जो क्लास है उसमें आपको जो है प्रैक्टिस करवाइए केमिस्ट्री। नेक्स्ट वीक में जब हमारे पास ये स्टार्ट होगा तो उसमें मैं खुद और सर शारिक साथ होंगे मेरे, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो है फिजिक्स में जितने भी मैंने आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे फिजिक्स में मोस्ट ऑफ दी पार्ट कंप्लीट हो जाए जो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमारे पास कंप्लीट एक थर्मोडायनेमिक्स में मेरे बहुत सारे एमसीक्यूज अपलोड किए फेजेस में। अब मैं फेजेस को डिलीट कर दूंगा और पूरा एक जितने भी प्रैक्टिस वाले एक तरफ हो जाएंगे, पास पेपर वाले जो एमडी कैट के वो अलग हो जाएंगे और एनडी वाला अलग हो जाएगा। तो 3 पार्ट होंगे हमारे पास, सिर्फ एक होगा प्रैक्टिस जो अलग से, एक होगा एनडी या दूसरी यूनिवर्सिटीज के पास पेपर, और एक हमारे पास होगा एमडी कैट के पास पेपर। तो वो सारे हमारे पास पूरा कंपाइल हो जाएगा एंड देन वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। जब फिजिक्स की क्लास होगी तो मैं कोशिश करूंगा कि बजाय के 1 घंटे के हम 1.5 घंटे की एक सेशन करें, उसमें हम पूरे क्वेश्चंस को एक समराइज कर लें कि सारे एमसीक्यूज में क्यों कौन से करेक्ट ऑप्शंस हैं, और एक कंप्लीट डिस्कशन हो जाए और फिर उसके बाद हम क्लोज करें इसको। देन अगेन फिर हमारे पास सैटरडे वाले दिन टेस्ट कंडक्ट होना शुरू होगा। जब सेशन कंप्लीट हो जाएगा इसका मतलब ये है कि आपको थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट भी पूरे हो गए, एमसीक्यूज भी आपने सारे कोशिश करके जो हमने आपको प्रोवाइड की वो भी आपने रेलिवेंटली सॉल्व कर लिया। देन टेस्ट कंडक्शन स्टार्ट होगी, उसके बाद से फिर वो सैटरडे को कंडक्ट होगा 30 मिनट का या 45 मिनट का, जितना भी। अगर 45 क्वेश्चन है तो पर मिनट पर क्वेश्चन आपको मिलेगा, और जिस तरीके से पेपर्स में होता है तो 45 क्वेश्चन होंगे तो 45 मिनट्स, और अगर 30 क्वेश्चन होंगे तो हमारे पास 30 मिनट्स का टेस्ट उस तरीके से कंडक्ट होगा डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट। फिर जब कंबाइंड टेस्ट होगा तो फिर वो अलग आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, उसका शेड्यूल एक अलग मिलेगा आपको टेस्ट, ठीक है मेरा बेटा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे। मैं चाहता हूं थर्मोडायनेमिक्स, वैसे तो हमारे पास आज हम फिजिक्स में स्टार्ट करेंगे एक दूसरा टॉपिक। मैं चाहता हूं क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने सीखा, उसके अंदर लास्ट क्लास में हमने देखा मेरा बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक और एडियाबैटिक प्रोसेस। उसको हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यूज भी करते हैं। देन हमारे पास कार्नोट इंजन में भी, वैसे तो मुझे कार्नोट इंजन पढ़ाने का दिल था, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि पहले मुझसे हटे फिर देन इसमें आए, ताकि हमें पता चले कि वो वाले कॉन्सेप्ट आपके अभी कितने आपके जहन में है। देन हम एक कॉन्सेप्ट नया आज सीखेंगे स्पेसिफिक हीट के अंदर जो हम इंटरमीडिएट में नहीं सीखते। आइए तो मेरा बेटा वो हमारे पास स्पेसिफिक हीट से स्टार्ट करेंगे। स्पेसिफिक कैपेसिटी, मेरे बच्चे कैपेसिटी का मतलब होता है, कैपेसिटी का मतलब होता है कितना कोई, कैपेसिटी का मतलब होता है कोई कितना अपने अंदर बेयर कर सकता है। तो मेरे बेटा लेकिन यहां पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि कोई 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना हीट एब्जॉर्ब कर सकता है। दोबारा बोल रहा हूं, कोई 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना हीट एब्जॉर्ब कर सकता है। तो जो 1 डिग्री बढ़ाने के लिए ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होगी, ज्यादा, और जो कम एब्जॉर्ब करेगा उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होगी। इसका मतलब जो जल्दी जल्दी टेम्परेचर बढ़ाता है उसकी स्पेसिफिक हीट भी क्या होगी मेरा बेटा, कम होगी, और जो देर से टेम्परेचर बढ़ाता है इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब भी क्या करता होगा, ज्यादा करता होगा, इसीलिए उसकी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी दूसरे के मुकाबले में। तो समझ आए, तो स्पेसिफिक हीट 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कोई ऑब्जेक्ट या कोई सब्सटेंस 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 1 kg अगर उसका सब्सटेंस है तो 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना हीट एब्जॉर्ब कर सकता है उसकी जितनी कैपेसिटी 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट
कैपेसिटी। तो कैपेसिटी मेरा बेटा ऐसा नहीं कि टोटल को कह रहे हैं हम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना भी वो एब्जॉर्ब करके रख सकता है मेरे बेटा 1 डिग्री बढ़ाने को, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो आइए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेरा बेटा, लेकिन याद रखिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं लफ्ज ये लिक्विड एंड क्या मेरे बेटा सॉलिड ओनली। सिर्फ गैस के लिए ये नहीं इस्तेमाल होता, लिक्विड एंड सॉलिड के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, द अमाउंट ऑफ हीट is required to rise 1 degree, required to rise the temperature, नहीं लिखा मैंने, required to rise the temperature by 1 degree of 1 kg, 1 kg सब्सटेंस, 1 किलोग्राम सब्सटेंस। ठीक है, इसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो आपने याद देखा मेरा बेटा कि जितना भी हीट चाहिए या जितना हीट एब्जॉर्ब करता है, दोनों लफ्ज हम यूज कर सकते हैं, जितना भी हीट एब्जॉर्ब करता है 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट एब्जॉर्ब करता है 1 किलो सब्सटेंस। 1 किलो क्यों लेते हैं मेरा बेटा? क्योंकि हम क्या कर सके, एक स्टैंडर्ड बना सके। मेटल भी 1 किलो लिया, पानी को 1 किलो लिया। अब देखा कि मेटल 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना एब्जॉर्ब कर सकता है, पानी 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना एब्जॉर्ब कर, इसका मतलब स्टैंडर्ड है, दोनों में वजन में फर्क होगा तो फिर हम स्टैंडर्ड नहीं बना सकते। तो स्टैंडर्ड बनाने के लिए सबका साइज या हम कह सकते हैं मास क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ओके, तो मेरा बेटा यहां पर हमने इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हमने C से रिप्रेजेंट किया एंड दैट इज इक्वल टू मेरा बेटा द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू डिवाइड बाय क्या करेंगे मेरे बेटा, पर केजी ना, 1 केजी और 1 डिग्री। तो इसका मतलब कि जितना भी टेम्परेचर राइज हुआ, तो राइज इन टेम्परेचर को किससे लिखते हैं मेरा बेटा, डेल्टा टी। राइज इन टेम्परेचर, राइज का मतलब मेरा बेटा बढ़ना। बढ़ना क्या मतलब मेरा बेटा, अगर एक टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस एक ऑब्जेक्ट का, उसका बढ़ा के हमने लेट सपोज T2 इज इक्वल टू मेरे बेटा 30 डिग्री सेल्सियस किया, तो इस दौरान हमने लेट सपोज मेरे बच्चा उस ऑब्जेक्ट का, उसमें हीट हमने दी थी, उस ऑब्जेक्ट को हीट दिया हमने 100 जूल, ठीक है ना, 100 जूल, और उस ऑब्जेक्ट का मास था हमारे पास लेट सपोज 10 kg। सही है, तो अब हम कितना टेम्परेचर राइज कर चुके हैं मेरा बेटा, जब हमने 100 जूल दिया तो कितना राइज हो गया, 10 मेरा बेटा क्या है, डेल्टा टी से आएगा ना, T2 माइनस T1। तो मेरा बेटा अब सारी वैल्यूज यहां पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना लिया, तो मेरा बेटा टोटल कितना दिया आपने हीट 100 जूल, कितना मास था 10, और मेरे बेटा कितना डिग्री बढ़ाया 10, तो मेरे बेटा इसका मतलब ये हुआ 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100, और ऊपर भी 100 मेरे बेटा कितना है 1, तो 1 जूल चाहिए 1 kg सब्सटेंस का, जो भी सब्सटेंस का भी नाम नहीं पता, और 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। ठीक है ना, तो स्पेसिफिक हीट की यूनिट मेरे बेटा, टेम्परेचर की यूनिट नॉर्मली केल्विन में रखते हैं, क्योंकि चेंज निकालना हो ना, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मेरे बेटा, चेंज अगर हम टेम्परेचर का चेंज निकालें तो वो सेल्सियस में जितना आएगा उतना ही किसमें आएगा मेरा बेटा, केल्विन में आएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ केल्विन लिख रहा हूँ, तो कोई बच्चा घबराए नहीं कि सर यहाँ तो था सेल्सियस, आपने केल्विन लिख दिया, लेकिन मेरे बेटा मैंने लिखा डेल्टा टी। तो डेल्टा टी का मतलब क्या होता है, इनिशियल टेम्परेचर वाले जब लेक्चर में की हम बात करें तो उसमें हमने बात की थी, जितना चेंज टेम्परेचर का सेल्सियस में आता है उतना ही किस में आता है मेरा बेटा, केल्विन में आता है। दैट्स व्हाई हमारे पास यूनिट में सेल्सियस लिख दो, केल्विन लिख दो, एक ही बात। देने तो 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना हीट देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट मेरा बेटा। लेकिन हमारे पास ज्यादातर हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, सॉलिड और लिक्विड की नहीं, बल्कि गैस की। तो गैस के लिए मेरे बेटा हम जब बात करते हैं तो स्पेसिफिक हीट के बजाय हम लिखते हैं मोलर, क्योंकि उसको मोल में मेजर करेंगे। तो मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है,
तो मेरे बेटे डेफिनेशन बिल्कुल सेम रहेगा। यहां पर हम क्या करेंगे, 1 kg के बजाय क्या करेंगे मेरे बेटा, 1 मोल। तो ये किसके लिए अप्लाई होता है मेरा बेटा, गैस के लिए। तो मोलर स्पेसिफिक हीट, तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना हीट एब्सॉर्ब करता है, दैट अमाउंट ऑफ हीट मेरा बेटा इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री ऑफ 1 मोल सब्सटेंस या 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं मेरा बेटा मोलर स्पेसिफिक हीट। ओके, द अमाउंट ऑफ हीट, मैंने ऊपर हीट नहीं लिखा, द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर बाय कितना डिग्री मेरे बेटा, 1 डिग्री ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। तो सारे गैस को अलग अलग अगर हम गैस लें तो डिफरेंट तरह के गैस होते हैं मेरा बेटा, तो जितना हीट वो लेते हैं 1 मोल गैस, हर कोई भी गैस लेंगे उसमें मेरे बेटा 1 मोल लेंगे, है ना। और 1 मोल में आपको पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या रहती है, फिक्स। तो मॉलिक्यूल्स चाहे कोई भी गैस हो, अगर 1 मोल हो गया तो मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी होती है मेरा बच्चा, 6 पॉइंट। तो इसका मतलब सबकी तादाद इक्वल होगी ना, तो कितना हीट 1 डिग्री बढ़ाने के लिए ले, सबके मॉलिक्यूल की तादाद बराबर होगी, इसीलिए मोल में लेते हैं वहां पर गैस। ओके, तो मेरा बेटा वहां पर हमारे पास अगर स्पेसिफिक हीट हम स्मॉल सी से लिख लेते हैं, चलिए डेल्टा क्यू डिवाइड बाई कितना है, पर मोल है ना, तो पर मोल है तो डिवाइड बाई एन आ जाएगा, एम के बजाय पर केजी के। एंड मेरे बेटा डिग्री वही है, टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना, तो बाकी सारी चीजें सेम। वहां पर मास 3 केजी 10 केजी था, अगर यहाँ पर 10 मोल होगा तो डिवाइड बाई 10 करना पड़ेगा, बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी मेरा बेटा, सेम रहेंगी। अगर हम यहाँ पर यूनिट भी डिफाइन कर ले, याद रखिएगा पेपर में बड़ा एक तादाद आपको कभी मिल जाती है एमसीक्यूज की कि भाई उसके अंदर यूनिट लिखें, तो यूनिट आपको हर की डिफाइन करनी आनी चाहिए मेरा बेटा। अगर कभी नहीं आता तो आपको पता है कि हमारे पास जब भी हमें यूनिट लिखना हो, तो फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर कभी भूल जाए तो फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो वी कैन डिफाइन बाय फॉर्मूला, ठीक है, तो उसकी यूनिट को हम फॉर्मूले से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो जैसे ये वाला केस है, हमारे पास एनर्जी है मेरे बेटा, ऊपर एनर्जी की यूनिट जूल, और नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट यहां पर लिख देंगे मोल, और मेरे बेटे टेम्परेचर की यूनिट एसआई यूनिट क्या है, केल्विन। एसआई यूनिट क्या है, केल्विन। तो ये हमारे पास बना जूल पर मोल इंटू केल्विन, फॉर्मूले के जरिए डिफाइन किया। अच्छा, मैं यहां पर फॉर्मूला लिख रहा हूं, ठीक है, यहां पर आएगा फॉर्मूला। ओके मेरा बेटा, लेकिन जब हम गैस को हीट करते हैं टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो गैस को हीट करने का जब हमने अभी जितने भी केसेस देखे, चाहे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो, चाहे हमने गैस के जितने भी केसेस, उसमें सारे गैस को देखा है। तो गैस को मेरे बेटा हीट करने में हमने 2 तरीके देखे हैं। एक तो प्रोसेस कहलाता है मेरा बेटा आइसोबैरिक, और एक बेसिक प्रोसेस होता है आइसोकोरिक। तो हमारे पास अगर हम आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर देखें तो क्या फिक्स रहता है मेरा बेटा, वॉल्यूम। तो हमारे पास अगर मैं गैस को हीट करूं, और मेरे बेटा अगर गैस को हीट करना शुरू किया हमने, और ये हमारे पास इस सिस्टम में मैंने पिस्टन को मेरा बेटा फिक्स कर दिया। अब पिस्टन को आप जब फिक्स कर देंगे तो उसका वॉल्यूम क्या चेंज होगा, नहीं मेरा बेटा। तो जितना आप हीट देंगे वो कहां जाएगा मेरा बेटा, वो जितने भी हीट गैस को देंगे, यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल्स है, हीट आप एनर्जी देंगे, और मेरे बेटा इसमें वर्क होगा क्या, इसमें वर्क होगा। ओके, तो वर्क नहीं होगा मेरे बेटा, तो इस केस में अगर वर्क नहीं हुआ तो सारी की सारी एनर्जी कहां चल जाएगी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने में सारा इस्तेमाल हो जाएगा या
इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में इस्तेमाल होगा। तो मेरे बेटा इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं वॉल्यूम फिक्स रखता हूं तो जितनी एनर्जी मैं दूंगा वो सारा का सारा इस्तेमाल कर क्या किस काम में आएगा, या तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में या तो टेम्परेचर बढ़ाने में। तो इसीलिए हमारे पास दो तरीके के, एक तो प्रोसेस ये हो गया कि जब हम गैस को हीट करें और वॉल्यूम कांस्टेंट रखें तो उस केस में मेरे बेटा इसको कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट एट क्या मेरा बेटा, कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट। तो इसके साथ लगाएंगे मेरे बेटा सीवी। स्पेसिफिक हीट तो है लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसीलिए क्या लिखा है, सीवी। ठीक है, तो अब मेरे बेटा स्पेसिफिक हीट में मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हम डिफाइन कैसे करेंगे मेरे बेटा, सारी डेफिनेशन सेम रहेगी। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो द अमाउंट ऑफ हीट is required to rise by 1 degree of 1 mole of a gas at constant वॉल्यूम। सिर्फ एक लफ्ज ऐड करेंगे। अब मेरे बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, इससे फायदा क्या होता है कि जितनी एनर्जी हम देंगे वो कहां चला जाएगा मेरे बेटा, किसको बढ़ाने में, टेम्परेचर को बढ़ाने में। तो हमारे पास फॉर्मूला यहां पर हम लिखते हैं, जब तो हम डिफाइन इस तरह करते हैं मेरा बच्चा कि हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट है उसको लिखेंगे CV इज इक्वल टू मेरा बेटा जितना हीट दिया हमने तो वो भी क्या है मेरा बेटा CV कहलाएगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, वो हीट है, जब वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट, इसीलिए QV लिख दिया, एंड डेल्टा T। सही, यूनिट मेरा बेटा बिल्कुल सेम रहेगा, मोलर स्पेसिफिक हीट। और मेरा बेटा अगर हमने यहां पर पिस्टन सिलेंडर सिस्टम में हमने यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रखा बल्कि प्रेशर कांस्टेंट रखा। अब प्रेशर कांस्टेंट रखने का मतलब यह है कि आपका पिस्टन कैसा होगा मेरा बेटा, मूवेबल। वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है तो पिस्टन मूवेबल है। अब इसका मतलब यह है कि जो पिस्टन के ऊपर वेट है वो फिक्स रहेगा, वो तादाद या वो प्रेशर चेंज नहीं हो। अब मेरा बेटा अगर हमारे पास ये प्रेशर, अगर पिस्टन के ऊपर जो हमने वेट रखा है वो मेरा बेटा फिक्स रहे तो प्रेशर क्या रहता है, फिक्स रहता है। जैसे कि अगर इस केस में लेट सपोज अभी मैं देखूं प्रेशर अगर P1 है तो मेरे बेटा गैस का अंदर प्रेशर भी कितना होगा, P1। दोनों ऊपर नीचे बराबर होंगे तभी तो पिस्टन क्या रहेगा, अपनी जगह पे रहेगा। समझ रहे हो? तो इसका मतलब गैस जो हीट कर रही है और ऊपर से जो वजन है वो दोनों बराबर है, तभी तो क्या मेरे बेटा, स्टेशनरी। ठीक है ना, तो प्रेशर अभी दोनों इक्वल है, ऊपर और गैस का बोले या पिस्टन का बोले दोनों बराबर है। अब मेरे बेटा अगर मैंने इसे हीट देना शुरू किया और अगर मैं इसको हीट दूंगा तो मेरे बेटा अब यहां से हीट पहुंच रही गैस के पास, डेल्टा Q। ठीक है ना, डेल्टा Q। अब यहां से गैस के पास पहुंचा तो गैस में क्या हुआ मेरे बेटा, जैसे हीट एनर्जी मिलेगी तो मॉलिक्यूलर मोशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब मॉलिक्यूल तेज तेज मूव करेंगे और अगर मॉलिक्यूल फास्ट मूव करेंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ गैस विद द वॉल ऑफ द कंटेनर बढ़ जाएगा। इसका मतलब अब गैस का प्रेशर बढ़ चुका लेकिन बाहर का प्रेशर कैसा है मेरे बेटा, सेम है। तो अब क्या करेगा गैस, इसमें जब प्रेशर ज्यादा हुआ तो वो कहां लेके जाएगा, इसे ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ वो उस वक्त तक ऊपर लेकर जाएगा जब तक दोबारा से मेरे बेटा जो बाहर का प्रेशर है और जो गैस का प्रेशर है वो क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए, दोबारा से P1 हो जाएगा। तो प्रेशर कैसा रहेगा, सेम। वो उस वक्त तक ऊपर लेते जाता रहेगा जब तक दोबारा क्या ना हो जाए मेरे बेटा, अंदर और बाहर का प्रेशर सेम ना हो जाए। तो मेरा बेटा इस केस में जो हीट हमने सप्लाई की है दैट क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो QP कहलाएगा। और मेरे बेटा यहां पर देखिए जो एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, दो काम हो रहा है, वर्क भी हो रहा है, याद करें आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क भी होता था मेरे बेटा और टेम्परेचर भी राइज होगा। टेम्परेचर राइज क्यों होगा, कोई मुझे एक्सप्लेन करे व्हाई टेम्परेचर क्यों राइज होगा। कोलिजन, कोलिजन बढ़ जाएगा, कोलिजन बढ़ेगा
कोलिजन अगर बढ़ेगा तो फिर तो अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा पहले के मुकाबले में। कोलिजन तो सेम होगा जितना पहले था, तभी प्रेशर अभी और पहले बाद बराबर है। हाँ, ज्यादा ट्रेवल करना है, बिल्कुल। कल लास्ट क्लास वाले बात हमने की थी मेरा बेटा। अब वॉल्यूम बढ़ चुका है, मॉलिक्यूल्स को ज्यादा ट्रेवल करना है, तो मॉलिक्यूल्स को ज्यादा ट्रेवल करना है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो वो मूव करेगा तेज। तो नंबर ऑफ कोलिजन, पहले तो पिस्टन करीब था तो जल्दी जल्दी आराम से कोलिजन हो जाती, अब पिस्टन चला गया दूर, अब उसको ज्यादा दूर जाकर टकराना पड़ेगा। अब नंबर ऑफ कोलिजन अगर यहां पर 10 था और अब ऊपर जाने के बाद भी 10 करना पड़ेगा, इसका मतलब उसको पहले के मुकाबले में जल्दी जाना पड़ेगा, तभी नंबर ऑफ कोलिजन क्या रहेगा, सेम। इसकी वजह से मेरे बेटा क्या होगा, वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मेरा बेटा इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टेंपरेचर के। हमने पढ़ा था, है ना, इसमें मेरा बेटा किसका पढ़ा, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस में, ठीक है। तो टेंपरेचर और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब टेंपरेचर बढ़ाना पड़ेगा अगर नंबर ऑफ कोलिजन पहले के मुकाबले में अब सेम रखना है। वजह समझ आई सबको? ओके। तो मेरे बेटा इसीलिए हमारे पास अब दो काम हो रहे, वर्क भी हो रहा है और टेंपरेचर भी बढ़ रहा है, लेकिन अब सारी की सारी एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रही मेरे बेटा। अब सारी एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रही सिर्फ टेंपरेचर बढ़ाने में, कुछ एनर्जी यूटिलाइज हो रही है वर्क करने में भी। तो इसका मतलब ये हुआ यहां पर टेंपरेचर जल्दी बढ़ेगा देर से बढ़ेगा, बताइए, सोच के बताइए। टेंपरेचर जल्दी बढ़ेगा देर से बढ़ेगा? क्यों मेरा बेटा? जो हमने एनर्जी दी है वो दो जगह इस्तेमाल हो रहा है, इस वजह से हमारे पास मेरा बेटा टेंपरेचर देर से बढ़ेगा, वरना सारे की सारी एनर्जी बढ़ाने में इस्तेमाल होती तो जल्दी बढ़ जाता टेंपरेचर। सही है, जल्दी बढ़ जाता टेंपरेचर। इसका मतलब है, मैं फॉर्मूला लिखूंगा, आप डेफिनेशन लिख चुके हैं आप, है ना, वहां पर कांस्टेंट वॉल्यूम की जगह क्या आ जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है मेरा बच्चा, तो अब डेफिनेशन नहीं लिख रहा मैं, ठीक है ना। तो अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं, और मेरे बेटा यहां पर फॉर्मूला जब हम बनाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ Cp इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ई इंटू एन डेल्टा टी, सॉरी क्यूपी। सही मेरे बेटे, यूनिट दोनों केस में क्या रहेगा, सेम। चाहे उस केस में देखिए कि गैस है 1 मोल लेंगे, 1 डिग्री ही बढ़ाना है, लेकिन बस केस अलग हो गया कि एक में हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा और एक में वॉल्यूम। और मेरे बेटा तो इसका अब आप मुझे बताएं, सीपी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए सीवी की? एनर्जी कहां देर से बढ़ रही, टेंपरेचर कहां देर से बढ़ेगा, है ना मेरे बेटा, टेंपरेचर यहां देर से बढ़ेगा, एनर्जी ज्यादा लेगा, इसका मतलब ज्यादा एनर्जी यहां पर चाहिए होगी, तो इसका मतलब ये सीपी की वैल्यू ज्यादा आएगी, सीबी की वैल्यू क्या होगी, कम आएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर इन दोनों को माइनस करके देखें कि सीपी ज्यादा है और सीवी कम है, तो मेरे बेटे ये किसके बराबर आना चाहिए, जनरल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के, दैट इज इक्वल टू आर, है ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के दैट इज इक्वल टू आर, एंड दैट आर इक्वल टू मेरा बच्चा किसके बराबर है, आर इज इक्वल टू 8.314, किसके बराबर, जूल पर मोल इंटू केल्विन। एक जब हम एडिशनल पढ़ेंगे अब, जो बहुत सवाल आते हैं पेपर में, मेरा बेटा स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, ये टर्म हमने नहीं पढ़ा पहले, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट मेरे बेटा दैट इज इक्वल टू गैमा, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है गैमा से। मेरे बेटा व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ specific heat at constant pressure to the
specific heat at constant specific heat at constant volume. ठीक है, ये गैमा मेरा बेटा रेशियो होता है, ये स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है हर गैस के लिए मेरा बेटा। अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो एक वैल्यू आएगी, वो बताता है हमारे पास रेशियो टू Cp डिवाइड बाई Cv। ठीक है ना, मेरा बेटा गैमा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, Cp रेशियो है ना, Cp डिवाइड बाई है ना रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइड बाई स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मेरे बेटे याद रखिए, अब क्या Cp और Cv की यूनिट अलग अलग है, Cp और Cv की यूनिट अलग अलग है, सेम है, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका मतलब गैमा की क्या यूनिट होगी, नो यूनिट। सही, नो यूनिट, गैमा की कोई यूनिट नहीं होगी। अब पेपर में हमसे एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है कि वैल्यू बताइए Cp और Cv, लेकिन डिफरेंट गैसेस के लिए। कभी बोलता है हमसे गैस दे देता है मोनोएटॉमिक है, कभी बोलता है डायटॉमिक है, कभी बोलता है ट्राइटॉमिक है। तो उस केस में आप बताइए Cp की वैल्यू कितनी है, Cv की वैल्यू कितनी है, या R या गैमा की वैल्यू कितनी है। ठीक है ना, तो गैमा की वैल्यू कितनी है, आपसे सवाल पूछा डिफरेंट गैसेस के लिए। तो अब हम टेबल बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक चीज सीखना है मेरा बेटा। अगर इनकी Cv की, Cp की और गैमा की वैल्यू निकाल के दिखाना हमें पेपर में, तो उससे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा इन वैल्यूज को निकालने के लिए कि पेपर में कोई भी केस पूछ ले, मोनोटॉमिक हो, डायटॉमिक हो, ट्राइटॉमिक हो, तो उसमें हम एक टर्म पढ़ेंगे मेरे बेटा, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे बेटा, वो कॉन्सेप्ट के जरिए फिर हम निकालना सीखेंगे कैसे हम Cp और Cv की वैल्यू निकाल सकते हैं पेपर में कोई भी केस पूछे। तो टेबल हम बाद में सॉल्व करेंगे, जैसे ही आएगा तो इंशाल्लाह आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि हमारे पास पहले हमें कॉन्सेप्ट सीखना है। मेरे बेटा देखो, अगर Cp है तो वो भी क्या गैस को क्या कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहा है। टेम्परेचर बढ़ा रहा तो इसका मतलब है क्या एब्जॉर्ब कर रहा है गैस अपने अंदर एनर्जी, क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, चाहे प्रेशर में हो या वॉल्यूम में, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम। तो गैस मेरे बेटा अगर उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन हाउ मेनी वेज गैस कैन एब्जॉर्ब एनर्जी इंडिपेंडेंटली, उसको कहते हैं मेरा बेटा हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम। कितने वे में कोई गैस इंडिपेंडेंट एनर्जी को एब्जॉर्ब रख सकता है, उसको कहते हैं मेरे बेटे डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इसका मतलब समझते हैं है क्या, आइए। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले सीखते हैं इसको, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये सिर्फ समझ, इसको समझना इसलिए जरूरी है कि ये हेल्प करेगा मैं वैल्यू निकालने में। ठीक है, तुम्हें रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। ओके, how many ways gas can या molecules can absorb या take energy, absorb energy is called degree of freedom, degree of freedom। how many ways can have energy, ठीक है, कितने वेज में। अब आते हैं मेरे बेटा, वेज का मतलब क्या होता है पहले समझ लेते हैं। गैस मॉलिक्यूल्स को कितने वे में एनर्जी रखता है मेरे बेटा। देखिए, अगर कोई चीज इस दुनिया में मोशन में है, असल में गैस में जब हम आइडियल कंडीशन लेते हैं तो बताइए कितनी तरह की एनर्जी होती है। पहले गैस जब टोटल एनर्जी निकालने जाते हो कितनी तरह की एनर्जी होती है, याद करो, पोटेंशियल और, लेकिन गैस अगर आइडियल केस में तो फिर कितना होता है, टोटल किसके बराबर होता है मेरे बेटा, काइनेटिक। पोटेंशियल क्या हो जाता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी गैस मॉलिक्यूल के दरमियान, जिसने लास्ट क्लास में समझ लो, पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली गैस मॉलिक्यूल के दरमियान कितना इंटरेक्शन है उस पर डिपेंड करता।
लेकिन अगर हमारे पास आइडियल गैस ले तो आइडियल गैसेस में गैस मॉलिक्यूल आपस में कोई अट्रैक्शन नहीं रखते, तो इसी वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, और सारी की सारी मेरे टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक के, और काइनेटिक एनर्जी बेसिकली इंटरनल एनर्जी के, और लास्ट क्लास में हमने ड्राइव किया था जो इंटरनल एनर्जी है वो किसके बराबर है, या तो 3/2 kT या RT, ठीक है ना। अब हम देखते हैं यहां पर कि डिग्री ऑफ फ्रीडम के एनर्जी जो एब्जॉर्ब करता है, बेसिकली अभी एक कॉन्सेप्ट याद रखें, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब है एनर्जी ड्यू टू, हाँ मेरे बेटा, एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अच्छा मेरे बेटा, ड्यू टू मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब समझिएगा इस बात को, छोड़ दो बच्चे, ओके इधर समझ, ओके। तो ड्यू टू मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मोशन। अब मोशन की बात करें मेरे बेटा, हमने जब फिजिक्स स्टार्ट की थी 9 में, तो मोशन 3 तरह की पढ़ी थी, याद करो। एक होता था लीनियर मोशन, एक होता था रोटेशनल मोशन, और तीसरा होता था वाइब्रेशन मोशन। तो मॉलिक्यूल्स भी इसी तरीके से करता है, 3 तरीके से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, या तो वो लीनियर मोशन करे, ठीक है ना, या तो वो रोटेशनल मोशन करे, या तो वो वाइब्रेशन मोशन करे, ठीक है ना। तो 3 तरीके से कर सकता है मेरा बेटा। आइए, तो हमारे पास मैंने बता दिया, अब आपको इसमें हम देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं। लेट्स सपोज लीनियर मोशन, और दूसरा मेरा बेटा कैसे एब्जॉर्ब कर सकता है, रोटेशनल मोशन, और तीसरा हो सकता है मेरा बेटा वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, अच्छा मेरे बेटा, अगर मैं जब भी आपको लीनियर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, लेट सपोज आप देखिएगा, लेट सपोज करो मैं हमारे पास मोनो एटॉमिक गैस के लिए निकाल लो कि कितना वो डिग्री ऑफ फ्रीडम रखता है, लीनियर मोशन कितना कर सकता है, रोटेशनल कितना कर सकता है, वाइब्रेशन कितना कर सकता है। तो मेरे बेटा मोनो एटॉमिक गैस में, मोनो एटॉमिक का मतलब होता है मेरा बेटा एक अकेला मॉलिक्यूल, है ना। कौन कौन से गैस होते हैं, हाइड्रोजन, माशाल्लाह, हीलियम, सही, हाइड्रोजन और डायटोमिक होते हैं ना 2 के फॉर्म, ओके ओके। और हमारे पास मेरे बेटा बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, 8 ग्रुप तो सारा भरा हुआ है ना, 8 ग्रुप तो भरा हुआ है, सही है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो वो सारे मोनोएटॉमिक गैस है, ठीक है, हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, ये सारे गैसेस है मेरे बेटा मोनोएटॉमिक, अकेले रहते हैं, ठीक है, किसी के साथ अटैच नहीं होते। तो मेरा बेटा इसके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी वेज में ये एब्जॉर्ब कर पाते एनर्जी को, देखिए मेरे बेटा। अब आपको मैं एक चीज सिखाता हूं, यहाँ पर एक्सेस में ड्रॉ करना, बस वो समझ आए कि 3-2 वैल्यू क्यों लेते हैं, ठीक है ना। अगर मैं चाहूं तो आपको डायरेक्ट वैल्यू बता दूं, तो मगर वो आप बस याद कर लोगे, ठीक है, समझ नहीं आएगा तुम, ठीक है, किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो मेरा बच्चा समझो, ये 3 एक्सेस बनाए मैंने, देखो ये -x है, ये +x है, ये +y है मेरा बेटा, -y है, और मेरे बेटे ये +z है, और ये -z, ठीक है। क्या अच्छा नजर नहीं आ रहा है, ये बोलो ये किस काम के लिए, ठीक है। मैं बोला पता नहीं क्यों आवाज आ रही, ये बड़ा डिस्टर्ब करता है यार। चलो अब मेरे बेटा एक्सेस में तो कोई मसला नहीं, तीनों एक्सेस बना ली मेरे बेटा। अब लेट सपोज करो ये मॉलिक्यूल है, अकेला है, ठीक है ना, डायटोमिक नहीं मोनोएटॉमिक है। तो मेरे बेटा एक तो ये सीधा यहां जा सकता है एक्स एक्सेस में, या इस तरफ आ सकता है ना, एक्स में यूं, या वाई में भी ऊपर जा सकता है और नीचे आ सकता है। और मेरे बेटा तीसरा हमारे पास जेड में ये अंदर जा सकता है और बाहर आ सकता है। तो लीनियर मोशन कितनी जगह पे कर सकता है, 3 एक्सेस में कर सकता है, तीनों एक्सेस में करेगा मेरे बेटा एक्स वाई जी। तो लीनियर मोशन कितने फ्रीडम में हो सकता है, 3 एक्सेस में हो सकता है। तो मेरे बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम ड्यू टू लीनियर मोशन कितना है, लीनियर मोशन की वजह से मेरा बेटा, ठीक है। अब देखिए ये रोटेशन मोशन जहां पर भी करे इसका एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जब भी ये मोशन किसी भी एक्सेस में करे तो इसका रोटेशनल मोशन में जो एनर्जी होगी काइनेटिक वो 0 होगी। उसकी वजह सीखिए मेरे बेटा की वजह क्या है कि अगर ये मॉलिक्यूल ये रोटेट करना शुरू किया किसी भी एक्सेस में, ये अपने गिर्द रोटेट करेगा,
याद करो, हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। आइए यहां पर सीखते हैं। लेट्स सपोज ये एक्स एक्सिस में कहीं पर आया और ये घूम रहा है, तो एक्स एक्सिस में ये खुद के गिर्द घूमेगा ना, ये खुद के गिर्द घूमता रहेगा उस एक्सिस में। तो मेरे बेटा याद करो, हमारे पास अगर मैं वहां पर निकालता हूं मोमेंटम, इसका एंगुलर मोमेंटम, याद है ना सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे बेटा किसके बराबर होता है, m इंटू आर स्क्वायर। याद है व्हाट इज r मेरे बेटा, द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से? नहीं, वो तो खड़ा ही है किस पे, उसी एक्सिस पे। तो r की वैल्यू कितनी हो गई? अब r की वैल्यू 0 हो गई तो मेरे बेटा I की वैल्यू भी कितनी हो गई? और इसकी काइनेटिक एनर्जी, अगर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाले तो सारी एनर्जी किसमें है?